गेट रिफ्रेशर का लेक्चर नंबर 5 है जी, जिसमें इंशाल्लाह हम आईकैप की बुक से चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, एविडेंस एंड सैम्पलिंग। इसमें 3 आइजाज, 3 हमारे जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपका ऑडिट एविडेंस जो हम अक्सर सुनते आते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, थोड़ा सा उसको बात उसके ऊपर करते हैं। देन हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आइजा 230 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्टैंडर्ड के अंदर इसकी इम्प्लीकेशन है। वैसे तो इसका मैंने सिंपल सा आपको फॉर्मूला एक बताया है, वो ये है कि आपने जिस भी स्टैंडर्ड के अंदर जो प्रोसीजर करना होता है वो तो आपको पता ही होता है, सिर्फ उसी प्रोसीजर का आपने बता देना वन बाय वन, क्या इसको डॉक्यूमेंट भी कर लें, इसको डॉक्यूमेंट भी कर लें, सिंपल वो हो जाएगा आपका, ठीक है। देन आपका ऑडिट सैम्पलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइजा 530, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलेंगे फिर क्विकली स्टार्ट करते हैं। आइजा 500 सबसे पहले ऑडिट एविडेंस उसको डिस्कस कर लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल क्या है जी ऑडिट एविडेंस का? देखिए, जनरल प्रिंसिपल हमारा ये है कि आइजा 500 हमसे ये चाहता है, ये रिक्वायर करता है कि हमने ऑडिट एविडेंस जो लेना है that should be sufficient and appropriate to be able to draw reasonable conclusion, क्योंकि reasonable obviously हमने opinion देना है, reasonable conclusion on which to base his audit opinion, कि भाई ऑडिटर ने अपना ओपिनियन जिस बेस पर बनाना है, जिस कंक्लूजन पे रीजनेबल कंक्लूजन हमें मिल रहा हो, उसके हवाले से हमारा जो एविडेंस है सफिशिएंट भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, ठीक है जी। अब हमारा ये है कि भाई हमने उसकी सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस से क्या मुराद है। सफिशिएंसी आपको पता है जी, उसकी क्वांटिटी वाइज हम कहते हैं। अप्रोप्रिएटनेस हमारी होती है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी के हवाले से, तो ये हमारा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हो जाता है। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं स्टैंडर्ड्स की, वो आपसे ये चाहता है कि पहले तो आप रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी को देखें इन्फॉर्मेशन की, क्या वो ऑडिट एविडेंस के लिए ठीक भी है, मतलब अप्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं है। देन अगर आपने क्लाइंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये अक्सर पेपर के अंदर आता भी है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैनुअल एक्सपर्ट इन्वॉल्व होता ही होता है। एक्सपर्ट से हमारा क्या है, जिस बंदे को खास फील्ड का नॉलेज है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट में आमतौर पे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट आता है वो फेयर वैल्यू जब भी होगी आपकी, वहाँ पर ये आएगा ही आएगा। आपने हमेशा ये ऑडिट प्रोसीजर अपना याद रखना है कि जब भी आइजा आपका IAS 16 के मुताबिक फेयर वैल्यू हुई है प्रॉपर्टी की, तो उसके अंदर मैनुअल एक्सपर्ट से उन्होंने करवाई होगी, मतलब ये एक उसकी एग्जांपल है। इसके अलावा भी ग्रेचुटी वगैरह भी होती है, एक्चुअरीज होते हैं, उनसे भी वो करवाते हैं। अगर आपके शेयर्स हैं, शेयर्स की फेयर वैल्यू भी निकलवाई जा सकती है, तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आमतौर पर जो एग्जाम्स में आती है IAS 16 में जो BP है उसकी फेयर वैल्यू, तो वहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व होता है। अब जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें भी इसका गालिबन पैरा 9 है आइजा 500 का, वो भी आपसे फिर कुछ रिक्वायर करता है कि क्योंकि आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर भी अब रिलाई करना है, तो वहाँ पर फिर हमने पहले उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को देखना होता है। मतलब है कि क्या उसकी काबिलियत भी है ये काम करने की जो उसने किया है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है इतनी, और क्या वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इंडिपेंडेंट था या नहीं था, ये चीज़ें हमें देखनी है। अच्छा, ये देख ली यानी कैपेबिलिटी भी थी, कॉम्पिटेंस भी थी उसके अंदर, ऑब्जेक्टिविटी भी थी। अब दूसरा मसला आ गया कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ले काम की, उसने काम किस तरह किया है, उसका क्या जो अप्रोच है, वो कोई मेथडोलॉजी जो उसकी है वो आपको समझ आती भी है, आपके अकॉर्डिंग भी है या नहीं है। हो सकता है वो बिल्कुल रेलेवेंट ही ना हो आपके काम वाला। देन उसकी जो भी रिपोर्ट उसने प्रेजेंट की है, जो भी एविडेंस आपको दिया है, आपने उसकी अप्रोप्रिएटनेस को भी देखना है। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब अब आपको पता चल गया, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी इज कॉल्ड अप्रोप्रिएटनेस इन केस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी, ये हो गया। अब देन आगे, अगर इंफॉर्मेशन एंटिटी ने खुद प्रोड्यूस की है, देन मजीद उसके ऊपर देखें। एंटिटी के ऊपर तो हम वैसे ही बड़े स्केप्टिकल रहते हैं उसके हवाले से। अब हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, प्रिसाइज है, डिटेल्ड है, मतलब जिस तरह भी हमें चाहिए, क्या वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, अप टू डेट है, ये हमें देखना है। यूज इफेक्टिव मींस ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग। अब ऑडिट एविडेंस जो है, एविडेंस बेसिकली इस चीज को ही देखना है ना हमें, वो हमें एविडेंस मिल गया। अब पहले तो हमें ये देखना है क्या हमने जो आइटम सिलेक्ट की थी एविडेंस देखने के लिए, क्या वो भी हमने सही तरीके से की है या नहीं की। मतलब कि आइसा 530 ऑडिट सैम्पलिंग जो भी हम पढ़ेंगे उसको यूज करते हुए हमने तमाम पॉपुलेशन को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दिया था कि नहीं दिया था। फिर हम ऑब्वियसली अगर हमने सही सैम्पलिंग के साथ वो ऑडिट एविडेंस दिया तो उसके अंदर फिर जो है रेलेवेंस थोड़ी उसकी ज्यादा बन जाती है पॉपुलेशन के रेलेवेंट, ठीक है। देन अगर एविडेंस इनकंसिस्टेंट है, मतलब मैनेजमेंट से इंक्वायरी की थी, वो भी एविडेंस है ना। देखिए आपका ऑडिट प्रोसीजर्स है, 7 ऑडिट प्रोसीजर्स आपने हमेशा याद रखना है, मैं तकरीबन हर लेक्चर में आपको याद करवाऊंगा। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये आपने लिखने हैं। प्लीज़ ये लिख के कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई 5 बार इनको ना लिख लें, ठीक है। क्योंकि इसको मैं ये नहीं कहूँगा जो रट्टा मारें, इनको आप इसको लिखेंगे ना तो आपको याद रह जाएगी चीज़। 5 बार बस इसको लिख लें
5 बार ये भी लिखें, 5 बार कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स भी लिखें, 5 बार assertions भी लिखें दोनों बार। ये क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपकी वर्डिंग के अंदर डिपिक्ट होनी चाहिए। ये टेक्निकल जार्गन्स हैं, ये आपने बोलने हैं, जब आपने लिखना है आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं वहाँ पर, एग्जामिनर को समझ आए कि भाई ये वाकई ऑडिट का पेपर कर रहा है बंदा, इसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप जनरल टर्म्स में बात करेंगे, वो ऑब्वियसली एग्जामिनर कहते हैं यार ऑडिट देखें, है तो एक जनरल सी चीज़ है ना, ये तो लेमैन भी इस तरह लिख सकता है जिस तरह आप लिखी जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ कहाँ पे हैं, टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल जार्गन्स कहाँ पे हैं, तो कम से कम ये लाजमी आपने यूज़ करना है, क्योंकि इनके बगैर तो पेपर वैसे नहीं होना। तो अच्छा, यहाँ पर आप ये है कि अगर इनकंसिस्टेंट है, 2-3 डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, डिफरेंट तरह के एविडेंस आ गए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रखी थी, उधर से कुछ और आ गया है, बैंक स्टेटमेंट देखी है तो वो नहीं टैली हो रही, इनकंसिस्टेंसी आ गई, देन आप मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, रिकंसिलिएशन करवाते हैं, या जो भी आप मजीद इंक्वायरी वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या उसका ऑडिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट है, कोई इफेक्ट है। अगर इनकंसिस्टेंसी इंटेंशनल हो, फ्रॉड भी आ सकता है इसके अंदर, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट भी आ सकता है। अगर कोई बड़ी चीज़ थी, मटेरियल थी, हो सकता है आपको भाई डिस्क्लेम करने की तरफ चले जाएं आप, यार ये तो सारा कुछ ही तो दिया है, सारा कुछ फ्रॉड है, सारा कुछ झूठ है, कोई एविडेंस सही नहीं है, ठीक है। या आप हो सकता है कि विड्रॉ करने की तरफ आ रहे हैं, या क्वालिफिकेशन की तरफ चले, वॉट एवर द सीन इज, वो आपने देखना है। क्लियर है जी। तो आपसे आइजा 500 ये कुछ चीज़ें रिक्वायर करता है। अब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट की बात होगी, ये वो आप लोगों को मतलब इसका आइडिया है कि सफिशिएंट का मतलब काफ़ी होना, इनफ होना चीज़ का, अप्रोप्रिएट का मतलब रेलेवेंस है, रिलायबल होना। रेलेवेंट के लिए वो थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता है आइजा 500, ये गाइडेंस वो आपको दे रहा है। गाइडेंस वो ये कह रहा है कि भाई लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए चीज़ों का आपस में, ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हों आपस में। आपने जो ऑडिट एविडेंस लेना है, उनकी जो अप्रोच है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। जैसे उसने एग्जांपल दिया, रेलेवेंस मे बी अफेक्टेड बाय डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, और भी चीज़ों से रेलेवेंस अफेक्ट हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ओवर स्टेटमेंट को टेस्ट करना है, ठीक है, अगर आप ओवर स्टेटमेंट मतलब कोई चीज़ ओवर स्टेट तो नहीं हुई, बड़ी ज़्यादा तो नहीं लिखी हुई, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे टेस्टिंग दी रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेएबल मे बी रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। आप जो ऑलरेडी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं उन्हीं को टेस्ट करेंगे ना, क्योंकि आपका मकसद क्या है, कोई चीज़ ओवर तो नहीं होगी, तो सारी को देख लेंगे, भाई बैक में कुछ पड़ा भी हुआ कि नहीं, उनको वेरीफाई कर लेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आपने अंडरस्टेटमेंट देखनी हो, अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट है चीज, आप कंप्लीटनेस की असर्शन को देखना चाह रहे हैं, कंप्लीटनेस की। ओवर स्टेटमेंट के अंदर कौन सी असर्शन आप देख रहे होते हैं, एग्जिस्टेंस की या अकरेंस की, ये आ रही है ना समझ बात। अब आपने कंप्लीटनेस की असर्शन अगर देखनी है, तो वहां पर फिर आप उसकी डायरेक्शन की टेस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपको कोशिश होती है यार ये लिखा तो हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जो ना लिखा हो, जो ना रिकॉर्ड किया हो, तो आप और तरह से चीजें देख रहे हैं। क्लियर है। देन a given set of audit procedures may provide audit evidence that is relevant to certain assertion but not others। हो सकता है कि जो आपको एविडेंस मिल रहा है वो किसी एक चीज के लिए तो रेलेवेंट हो, सब assertions के लिए रेलेवेंट ना हो, क्योंकि आपको पता है 6 assertion है भाई दोनों की, आपने हर assertion वेरीफाई करनी है, कोई assertion छोड़नी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कंप्लीटनेस के लिए तो डाटा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि स्टॉक टेक आप करने गए हैं, स्टॉक काउंट भी जिसको बोला जाता है, स्टॉक को वेरीफाई करना 30 जून पे ईयर एंड के ऊपर, 31 समर व्हाटएवर ईयर एंड इज, वहाँ पर आप गए हैं, तो आपने कहा कि मैं जरा कंप्लीटनेस को देख लूँ। कंप्लीटनेस को आप किस तरह देखेंगे, एक आपके पास स्टॉक शीट मौजूद होगी, पेज, सही है, आप पेज के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, वो तो लिख दी गई है ना, आपका मसला बोला क्या है कि क्या जो सारी पड़ी हुई है सारी लिखी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, फ्लोर टू पेज, दैट्स कॉल्ड अ फ्लोर टू पेज अप्रोच, कि भाई फ्लोर फर्श के ऊपर जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ग्राउंड पे पड़ी हुई हैं, देखेंगे कि यार अच्छा वो फला 5 डब्बे पड़े हुए हैं, इसमें जरा दिखाओ कहाँ पे लिखे हुए हैं, कंप्लीटनेस इस तरह आएगी, लिखे हुए मिल गए, चलो टिक हो गया, ये भी। फिर कुछ नजर आया, ये कहाँ हो सकता है कोई चीज़ नजर आए, वो 20 डब्बे पड़े हुए, वो किधर है, अच्छा सर नहीं वो इसमें नहीं लिखे हुए, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटनेस का इशू था, कंप्लीटनेस की असर्शन मीट नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन आप अगर कहें कि इस तरह देख के मैं एग्जिस्टेंस भी क्या वेरीफाई कर सकता हूं, तो भाई नहीं कर सकते। एग्जिस्टेंस का तो मतलब ही कुछ हो रहा है, उसकी तो डायरेक्शन ही कुछ हो रहा है। एग्जिस्टेंस का मकसद तो यह है कि जो यहाँ पर लिखी है वो उधर भी पड़ी हुई है कि नहीं, उसके लिए आपको कौन सी अप्रोच करनी पड़ेगी, P2F, पेज टू फ्लोर करना पड़ेगा, कि पेज के ऊपर देखेंगे अच्छा यार 15 डब्बे कहाँ पे हैं वो दिखाओ, मतलब शीट टू पेज पे आप जाएंगे, शीट टू फ्लोर पे जाएंगे, क्लियर है बात। देन आगे आपका आ गया कि आप relevant audit evidence would include identifying conditions that indicate performance of control and deviation conditions। आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर भी एविडेंस जाहिर एविडेंस लेकर करेंगे ना, जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म करें, चाहे वो टीओसीज हो चाहे वो सब्सटेंटिव हो, आपने एविडेंस लेकर ही किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है।
तो कंट्रोल्स के अंदर भी आप एविडेंस देंगे कि क्या चीज़ें इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही हैं या देयर इज सम काइंड ऑफ कंट्रोल डेविएशन। और इसी तरह आपके जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं इनके अंदर भी आप एविडेंस देते हैं कि क्या मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। क्लियर है बात। अब अगली बात है रिलायबल की, कि अब रिलायंस जो है रिलायबल होना उसके अंदर भी आपको स्टैंडर्ड भाई बड़ी लॉजिकल सी गाइडेंस देता है। स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि भाई यार एक तो आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट अभी सफिशिएंट नहीं है इतनी कि आपको चीजें समझ आए तो मेरी गाइडेंस के मुताबिक चल पड़े। मेरी गाइडेंस ये कहती है कि ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी अंडर ऑडिट। ठीक है, एक तो एविडेंस है जो एंटिटी ने खुद बनाया है, लेकिन और एक ये है जो बाहर से मिल रहा है। दोनों में से किसके ऊपर आप ज्यादा रिलाई करना पसंद करेंगे? बाहर वाले के ऊपर। एंटिटी तो पहले आपको उसके ऊपर शक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आईजा 505 का कॉन्सेप्ट क्यों आया है? वो इसी वजह से आया भाई कि एक्सटर्नल जो कंफर्मेशन है थर्ड पार्टी है वो उस उधर से डॉक्यूमेंट मिलने के, एविडेंस मिलने के चांसेस फिर भी ज्यादा रिलायबल होते हैं रादर देन योर एंटिटी तो क्योंकि खुद ऑडिट के अंदर है। बात आ रही है समझ आपको। दूसरे नंबर पे इंटरनली जनरेटेड एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। अगर आपको बाहर वाला एविडेंस नहीं मिल रहा, आप इंटरनल के ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं, अब दो सिचुएशंस हैं। एक एंटिटी है उसके कंट्रोल बहुत ही कमजोर है और उसका इंटरनल कोई डॉक्यूमेंट है, और एक एंटिटी है उसके कंट्रोल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने टीओसीज परफॉर्म किए हुए हैं, आप खुश हो गए हैं भाई क्या जबरदस्त कंट्रोल्स हैं, एक उसका इंटरनल डॉक्यूमेंट, किसके ऊपर रिलाई करेंगे? आपको पता है इसका जवाब। तीसरे नंबर पे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिट इज मोर रिलायबल। आईजा 505 पे फिर पहुंच जाए क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा एविडेंस है जिसके अंदर इसमें से मोस्टली चीजें पाई जाएंगी। ये तीसरे वाली पाई जाती है उसमें। आईजा 505 भी क्या कहता है कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये जब पढ़ लेंगे हम, एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर को मिलनी चाहिए, बीच में कोई इंटरफेस ना हो। ये ना क्लाइंट को पहले मिले, क्लाइंट आपको दे, भाई वो मकसद ही खत्म हो गया। उसको बोलते ही हम डायरेक्ट कंफर्मेशन वहां पर। तो डायरेक्टली अगर ऑडिटर को कोई चीज मिल रही है तो उसमें एविडेंस थोड़ा ज्यादा रिलायबल होता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट एग्जिस्ट इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। अगर डॉक्यूमेंट हो कोई उसका, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा मतलब के रिलायबल होते हैं। अभी डॉक्यूमेंट आपका पेपर फॉर्म भी हो सकता है, आपको पता पीडीएफ को भी डॉक्यूमेंट ही आते बोलते हैं ना, तो वो पीडीएफ में भी हो सकता है। मतलब है कि ओरल की बजाय, जुबानी कलामी की बजाय अगर चीज को लिखी पढ़ी हो डॉक्यूमेंट किस शेप में, पीडीएफ या पेज वगैरह के शेप में, तो वो क्या होता है आपका, या ऑडियो शॉडियो भी हो सकती है, वो आपका क्या है ज्यादा रिलायबल है। देन ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज। ऑब्वियसली भाई ओरिजिनल होती है चीज, ठीक है। तो फोटोकॉपी तो आपको पता है ना कि एक पेज है उसके ऊपर कोई खास हिसाब छुपा के उसके ऊपर कुछ पेज लगा के चेंज, मतलब व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें। 2 नंबरिया तो आपको पता है पाकिस्तान में या दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, अब इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब हम पढ़ेंगे ना, उसका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो आपको बात लॉजिकली समझ आएगी। इसमें से कितने पॉइंट्स हैं आपके? 5 पॉइंट्स हैं, इसमें से 4 पॉइंट्स उसके ऊपर लगते हैं। पहले वाला पढ़े, इंडिपेंडेंट सोर्स बाहर का बंदा आ गया, चलो ये एक टिक हो गया, रिलायबल हो गया ना। फिर दूसरा वाला क्योंकि इंटरनली जनरेटेड वो नहीं है इसलिए हम वो इधर नहीं कर रहे यूज। तीसरे नंबर पे क्या है? डायरेक्टली ऑर्डर को मिलता है, दूसरा आ गया यूज। तीसरे नंबर पे क्या है? डॉक्यूमेंट होता है भाई, प्रॉपर पेज या ईमेल वगैरह आती है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, तीसरा हो गया। चौथा क्या था? ओरिजिनल होता है, फोटोकॉपी नहीं आप मंगवाते, आप ओरिजिनल मंगवाते हैं, तो इसका मतलब है कि कितना तगड़ा एविडेंस है वो वाला एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। ठीक है जी, तो ये आपका एविडेंस। अब अक्सर पेपर के अंदर जब आपने कोई ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हो और आपके माइंड में लेट्स से मिसाल दे रहा हूँ कि 2 प्रोसीजर वहां पे लिखने, आपके माइंड में 3 आ रहे हैं, 3 भी आ सकते हैं। आपने वहां पर फिर फौरन माइंड के अंदर सोचना यार इनमें से ज्यादा रिलायबल कौन सा है, उसको मैं लिखूँ, उसके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे भाई ऑब्वियसली। मतलब है कि अगर लोन के ऊपर एक एविडेंस आपके ऊपर पास आ रहा हो जी एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजकर लोन के ऊपर जो है वो उसको वेरीफाई कर लो, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी कंप्लीटनेस को भी आप वेरीफाई वहां से कर सकते हैं, उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को भी कर सकते हैं। वो खैर आइजा 505 जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा उसमें। अच्छा, अब एक तो चीज ये थी। दूसरा ये थी कि भाई उनके इंटरनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उन्होंने अकाउंटिंग की एंट्रीज की हुई हैं, जो लेजर आपने पकड़ा है, एक वो एविडेंस है। आपने फौरन सोचना है कि भाई पेपर के अंदर आप जवाब इसका लिख रहे हैं लोन को एग्जिस्टेंस वगैरह को देखने का। एक तो आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं उसके बैलेंस को लेजर्स के साथ वेरीफाई करें। दूसरा आपके माइंड में आ रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजें। बताएं आप क्या लिखेंगे? आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये ज्यादा चीजें मौजूद हैं, रिलायबिलिटी वाली ज्यादा चीजें हैं, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। क्लियर है? मतलब बीइंग एन ऑडिटर आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस तरह यूज करनी है। अब आगे प्रोसीजर्स फॉर ऑडिट एविडेंस, ये वही बातें हैं भाई, 7 प्रोसीजर्स हैं, ये आपने याद कर लेने, यही अप्लाई होने हैं हर जगह पे, यही अप्लाई होने हैं।
बस इनका कई बार टर्म का नेम चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन होने हमेशा यही है। ठीक है, इनके अलावा प्रोसीजर्स कोई नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यही 7 होने हैं, आपके सब्सटेंटिव के अंदर भी यही 7 ही होने हैं। ठीक है, एनालिटिकल यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो इसलिए इधर इसलिए लिख दिया है ताकि लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी कर लें। अगर वो ना लिखता तो फिर लोगों ने वो 6 करते रहना था, एनालिटिकल परफॉर्म नहीं करना था, इसलिए लिख दिया। अदरवाइज एनालिटिकल इज पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव का अलग से भी वो पार्ट है। सब्सटेंटिव में 2 है ना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स है और क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा बताया हुआ मैंने। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को देखना, वेरीफाई करना, जाके चीज़ों को फिजिकली देख लेना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, लोगों को काम करते हुए देख लेना, कंट्रोल को चलते हुए देख लेना, उसको ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसका मसला ये होता है कि ये जिस टाइम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसी वक्त एविडेंस अब बाद में नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या है कि मैं देख रहा हूँ उसको, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उस टाइम के ऊपर तो मुझे मिल रहा है एविडेंस, लेकिन मैं चला गया हूँ, उसके बाद में कैसे एविडेंस लूँ? जबकि इंस्पेक्शन वाला तो मैं कोई इंस्पेक्ट करके मैंने डॉक्यूमेंट भी बना लिया होगा कोई ना कोई। इंक्वायरी से मिला के चीज़ें पूछना, कंफर्मेशन वगैरह, इन्फॉर्मेशन लेना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको आइडिया हो गया। रिकैलकुलेशन का मतलब है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी कहते हैं, जरा कास्टिंग वगैरह करना, टोटल करके देख लेना चीज़ों के। री परफॉर्मेंस से मुराद क्या है कि भाई परफॉर्म खुद करके देखना। क्लाइंट ने परफॉर्म कर दिया, मेरे को सही, बड़ी अच्छी बात है, अब जरा मैं परफॉर्म करके देखूँ। ठीक है, इसको कहते हैं री परफॉर्मेंस। देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियो एनालिसिस वगैरह करना, प्लॉजिबल रिलेशनशिप देखना आपस में। सेल्स बढ़ रही है तो लॉजिकली रिसीवेबल भी बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा तो क्लाइंट से पूछें भाई क्यों नहीं बढ़ रहा। हो सकता है कि कोई रीजन हो कि इस बार कैश सेल हो गई है, लेकिन हो सकता है कि भाई इसके अंदर मसला भी हो। क्लियर है जी बात? टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल विच आर नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए बड़े ज़रूरी हैं। अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन कब करेंगे? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज पॉजिटिव, आपको लगता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रेजेंट, इंटरनल कंट्रोल्स आर देयर, देन आप टेस्ट करेंगे। मतलब तो टेस्ट नहीं करना, अब फिर आप टेस्ट कर लेंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे निकल आए, टेस्टिंग में कंट्रोल डेविएशंस कम से कम हुई, आपका ऑडिट रिस्क जो है उसके अंदर कंट्रोल रिस्क भी उसका पार्ट है, वो आपको समझ आ गया कि कंट्रोल रिस्क कम है, देन आप क्या करेंगे? सब्सटेंटिव अपने थोड़े कम परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, ऑब्वियसली आपको डिटेक्शन रिस्क जो है वो कम करना पड़ेगा। भाई वो फिर किस तरह कम करना पड़ता है? ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंटिव ज्यादा परफॉर्म करके। आपने हमेशा माइंड के अंदर वो इक्वेशन रखनी है कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड आपका जो डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क क्लाइंट के रिस्क होते हैं, हमारे तो हाथ में नहीं है, हम सिर्फ इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इनका निकाल सकते हैं इतना का रिस्क है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, सिंपल हमें रिस्क पता लगेगा, लेकिन हम उस रिस्क को कम कैसे करें? हम तो नहीं कर सकते, कंट्रोल तो उन्होंने बनाए हुए हैं। हम फिर क्या करेंगे? इन दोनों के देखते हुए, अगर ये दोनों ज्यादा हैं, हमें अपना डिटेक्शन रिस्क बहुत कम करना पड़ेगा ताकि एक्सेप्टेबल लेवल पर हमारा रिस्क आए। अगर हम उसको कम नहीं कर पाते, स्टिल बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो फिर हमें ज़ाहिर है डिक्लाइन करनी पड़ जाएगी भाई इंगेजमेंट। अगर हमारा ऑडिट रिस्क 10% है, लेट्स से एक्सेप्टेबल लेवल, लेकिन कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क इतना ज़्यादा है कि डिटेक्शन को हम जितना मर्जी कम कर लें, हमें 90-90% चीज़ें भी सोच ली हैं कि हम प्लान कर लेते हैं सैम्पलिंग के अंदर कि हम इतनी वेरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, स्टिल हमारा डिटेक्शन रिस्क जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 12-15% पे लेके जा रहे हैं हमारा ऑडिट रिस्क, तो हमारे लिए ऑडिट रिस्क ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब ऑडिट रिस्क के ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ता है। और सब्सटेंटिव अब आपको आइडिया होगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को कहते हैं। इसकी आगे आगे जो है चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो लास्ट चैप्टर में 5 में हमने पढ़े हैं, जो दूसरे हैं सब्सटेंटिव के अलग से उनके चैप्टर्स आगे आ जाएंगे। क्लियर है जी? चलें, ये था जी आपका आइजा 500। ठीक है, अब आ जाइए आइजा 230 क्विकली जरा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। ठीक है, जो चीज़ भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं की वो की ही नहीं, आप जो मर्जी बोलते जाए वो कोई नहीं की, जुबानी कलाम में कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है लिख के दिखाओ। अगर आपकी जुबानी कोई इंक्वायरी भी हुई है, कोई डिस्कशन भी हुई है, उसको आगे डॉक्यूमेंट कर लो भाई उसको। ठीक है, तो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो आपने रिकॉर्ड करने हैं। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या एविडेंस मिला है, मिला भी है नहीं मिला, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मिल गया है, एंड कंक्लूजन्स रीच्ड, और कौन से नतीजे पे आप पहुंचे हैं। आप नतीजे पे पहुंचे, देयर इज नो मटेरियल स्टेटमेंट, नतीजा आप पहुंच गए हैं, देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स, आप वो नीचे स्टेटमेंट्स को लिख देते हैं, ये नतीजा है। तो आपने 3 चीजें जो है वो लाजमी करनी है। ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म किए हैं, आपने ऑडिट एविडेंस कौन सा ऑब्टेन किया है, एंड कंक्लूजन पे कौन से आप पहुंचे हैं। इनको हम आमतौर पे ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट
वर्किंग फाइल या वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं कि जो वर्किंग हमने की है उसके पेपर्स हैं हमारे। ये सॉफ्ट में भी फॉर्म में भी हो सकते हैं, हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस सारी को हम कहते हैं ऑडिट फाइल बोल दिया जाता है इसको। मतलब जो पूरी पूरी फाइल बन जाएगी ना, एसेट के भी वर्किंग पेपर, लायबिलिटीज के भी, फिर करंट एसेट उसमें, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी के, इनकम्स के, एक्सपेंसेस के, इतनी अच्छी बड़ी फाइल बन जाती है। छोटे से छोटा भी कोई क्लाइंट है ना, क्योंकि प्लानिंग भी तो करनी है ना। प्लानिंग में आपको पता है कि आपने पहले वो क्लाइंट कंटिन्यूस प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स आइजा 210 के परफॉर्म करने हैं, लिखना है भाई क्या परफॉर्म किया, क्योंकि बात वही है कि जो भी किया लिखना जरूर है, वरना कुछ नहीं किया आपने। उसमें मीटिंग्स हुई होंगी, आपने अंडरस्टैंडिंग ली होगी, प्रीडिसेसर ऑडिटर से अगर बात की है, क्लाइंट से परमिशन ली है, डॉक्यूमेंट करें, सारा कुछ करें। ठीक है, आपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लिया, आइजा 315 के अंदर कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लें, वो इधर नहीं लेनी, वो लिख कर करनी है। ठीक है, सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट करना है कि हमने ये फला चीज़ें देखी हैं। कंट्रोल में 5 कंपोनेंट्स ये हैं, हर कंपोनेंट क्लाइंट के हवाले से लिखें, इसका कंट्रोल एनवायरनमेंट किस तरह का है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस किस तरह का है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फला। और ये रिस्क असेसमेंट आपने करनी है, क्लाइंट की रिस्क मैपिंग करेंगे, ये फला एरिया ज़्यादा रिस्की हैं। क्लाइंट जो आपने लिया है उसके ऊपर आपने जो टीम लगानी है, टीम आपने किस बेसिस पे चूज़ की है, टीम के सारे मेंबर्स लिखें, टीम की ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट सारी आपने डॉक्यूमेंट करनी है। तो इसका मतलब है कि सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, देन जाके वो ऑडिट फाइल बनेगी। और छोटे से छोटा भी जो क्लाइंट है उसकी लिटरली प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटा क्लाइंट, मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ। एक क्लाइंट है जिसका सिर्फ 1 लाख रुपए का रेवेन्यू है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, एसेट उसके 1 लाख के हैं, लायबिलिटी और इक्विटी डाल के भी 1 लाख है। सही है, मतलब बैलेंस शीट की फुटिंग 1 लाख की है और इनकम 1 लाख की, इस तरह, मतलब बिल्कुल ही छोटा सा आप इसे समझ लें, क्योंकि बिलियंस में भी होते हैं। स्टिल इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी 400-500 पेजेस पे बनेगी। क्यों भाई, प्लानिंग ही नहीं खत्म होती, प्लानिंग के ऊपर ही कोई 2-250 पेज लग जाता है। फ्रॉड की असेसमेंट, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करें, क्लाइंट एक्सेप्टेंस कंटीन्यूअस प्रोसीजर्स करें, वो सारा कुछ आपने करना ही करना है, चाहे वो है चाहे वो नहीं है, प्लानिंग तो करनी है ना भाई। चलें, और डॉक्यूमेंटेशन भैया आपने इस तरह से करनी है कि कोई भी उसका जो शख्स, कोई भी सीए जिसको नहीं पता उस क्लाइंट का, वो डॉक्यूमेंटेशन को देखे ऐसे ऐसे आगे जा रहा है, उसको समझ आ रही है, पेज वो आगे कर रहा है, उसे बिल्कुल सारा कुछ समझ आ रहा है, उसे कुछ पूछना नहीं पड़ रहा आपसे। वर्किंग पेपर के रेफरेंसेस लगे हो, अगर कोई बात किसी और जगह से रिलेट कर रही है, नंबर लिखा हो रही है, ये पेज नंबर 8 की बात पेज नंबर 59 के साथ डिस्कस वो हुई है हमारी, वहाँ पर जाके किसने प्रिपेयर किया है, रिव्यू किसने किया है, किस टाइम पे हुआ है, किस हेड के रेलेवेंट है, क्या कौन सी एग्जर्शन टेस्ट की है, कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, कौन से नतीजे आपके यहाँ से निकले हैं, कौन सा एविडेंस मिला है, सारा कुछ वहाँ पे आपने जो है वो कर लेना है। ठीक है, बाकी ये रीजंस वगैरह इसकी क्या है, वो एक क्वालिटी बढ़ जाती है और फैसिलिटेट करती है, रिव्यू के टाइम पे हेल्प हो जाती है, चीज़ें अच्छी तरह बनी बनाई मिल जाएं। और बाकी भी ये बिल्कुल सिंपल सी बातें, इनको आप देख लीजिएगा। फॉर्म कंटेंट वगैरह बताया किस तरह वो आप पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, या और भी कोई मीडिया हो। इसमें आमतौर पे ऑडिट प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑडिट प्रोग्राम्स में आ गया नहीं, फला हेड के अंदर मैं क्या करूँगा, एसेट के अंदर मैं क्या करूँगा, सारी 6 की 6 एग्जर्शन आपने लिखनी है कि इन एग्जर्शंस को हम किस तरह टेस्ट करेंगे। कंप्लीटनेस को मैं पीपी के अंदर क्या देखूंगा, उसके अंदर एग्जिस्टेंस के अंदर क्या देखूंगा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के अंदर क्या देखूंगा, क्लासिफिकेशन वगैरह और इस तरह सारा एनालिसिस आपने इसके अंदर अपने लिखने हैं, मतलब रेशियो एनालिसिस वगैरह वो आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। देन क्या है, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, हर अकाउंटिंग हेड के अंदर अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर, कोई बड़ी चीज़ है, उसको भी आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल एसेट्स के अंदर आप लिखते हैं कि जी ये लीज के ऊपर लिया हुआ है, फाइनेंस लीज थी, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है नहीं है, या इस तरह जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपने मेंशन करनी है। कंफर्मेशन लेटर्स, रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो की हैं ली हैं वो आपने करनी है। चेकलिस्ट जो भी बनाई है आपने, आमतौर पे इंडिपेंडेंस की चेकलिस्ट, फ्रॉड चेकलिस्ट, क्वेश्चनर्स होते हैं वो आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद क्या है, आपकी क्लाइंट के साथ क्या डिस्कशन हुई है, क्लाइंट के लीगल एडवाइजर के साथ कोई कंफर्मेशन है, बैंक्स के साथ कंफर्मेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस हमें वो सारी मेंशन करनी है। हर ऑडिट पेपर के ऊपर क्लाइंट का नेम होना चाहिए, अकाउंटिंग डेट, फाइल रेफरेंस वगैरह, ये सारी जनरल सी बातें हैं। नीचे ऑडिट वर्किंग पेपर भी आपको बना के दिया हुआ है उन्होंने, इसको जरा आप देख लीजिएगा। क्लियर है जी बात। अब नीचे बात आई असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। असेंबली का मतलब क्या है, उसको जोड़ना, इकट्ठा करना। पहले तो है ना वर्किंग पेपर आपने डिफरेंट बनाए हुए हैं, टीम 5 लोगों की टीम मुश्तमिल है आपकी, कोई पीपी को देख रहा है, कोई सेल्स को देख रहा है, कोई स्टॉक को देख रहा है, कोई लायबिलिटी को देख रहा है, इस तरह होता है। एक बंदा नहीं आमतौर पर काम करता है। छोटी क्लाइंट के ऊपर एक शख्स भी कर देता है, लेकिन बड़े क्लाइंट्स के ऊपर थोड़े ज़्यादा लोग लगाने पड़ जाते हैं। अच्छा, अब आपने भाई उसको असेंबल करना है। बाद में असेंबलिंग के लिए आपका एक कानून इसमें आइजा 230 आपको क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपने भाई ऑडिटर की रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर जो है इसको आपने फाइल को असेंबल कर लेना है।
आगे बात समझ। ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर आपने इसको क्या कर लेना है, असेंबल कर लेना है। असेंबलिंग के बाद आपने उसमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो ना डिलीट करना है या ना डिस्कार्ड करना है। आप उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मतलब कि कोई अमाउंट गलत थी उसको सही कर सकते हैं, डिलीट डिस्कार्ड नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन वो भी आप मॉडिफिकेशन भी कब कर सकते हो, 60 दिन के बाद अगर आप करना चाहते हो। अगर ऑडिटर ने करना है तो उसने पहले तो लिखना है कि भाई मुझे कोई नए प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ गए थे इसलिए मैं कर रहा हूँ, और अगर कोई न्यू कंक्लूजन रीच हुआ है, किसी नए कंक्लूजन पे पहुंचा फिर करना है। लेकिन जब भी आपने करना है आपने दो चीज़ें लाजमी करनी है। एक तो लिखना है कि भाई किसने और कब ये मॉडिफिकेशन की थी और उसकी रीज़न क्या थी, ये आपने दोबारा डॉक्यूमेंट भी करना है। क्योंकि देखें 60 दिन के बाद फाइल नहीं खुलनी चाहिए दोबारा इस काम के लिए। वैसे रिव्यू वगैरह करें उसको, लेकिन दोबारा उसके अंदर कोई चीज़ ऐड ना हो। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसकी रीज़न भी बताएं, डेट भी बताएं कि किसने और कब इसको किया था, ठीक है जी। ओनरशिप, कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो आपकी है ये देखें जी आपका उसने क्या मेंशन किया है, ओनरशिप ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेस्ट विद द ऑडिटर। देखें ऑडिट के जो वर्किंग पेपर है वो तो हमारी ओनरशिप है ना, क्लाइंट की ओनरशिप नहीं है। मतलब क्लाइंट नहीं आपको कह सकता है ये ऑडिट फाइल मुझे दे दो, उसकी नहीं है, ये हमारी ओनरशिप है, फर्म की हमारी कस्टडी के अंदर ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। द वर्किंग पेपर्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट एंड डू नॉट बिलोंग टू क्लाइंट, सिंपल, ठीक है। आइजा 230 कहता है कि मिनिमम आपने ऑडिट रिपोर्ट की डेट से 5 साल के लिए इसको संभाल के रखना है अपने पास। 5 साल बाद आप चाहे इसको डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। लेकिन मिनिमम फॉर 5 years यू हैव टू रिटेन दीज डॉक्यूमेंट्स। रिटेन करने आपने अपने पास कस्टडी में रखने हैं। कभी भी तीसरे चौथे इवन 5वें साल, मतलब जब तक 5 साल एंड नहीं होते आपसे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए जा सकते हैं एज पर योर नेशनल रेगुलेटरी बॉडी। मतलब यहाँ पे ICAP QCR के लिए मांग सकता है, या लिस्टेड कंपनी के लिए AOB भी है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, वो भी मांग सकते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास मौजूद होना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड आपको बोल रहा है। वैसे पाकिस्तान के अंदर थोड़ी अलग फिगर भी है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 साल के लिए आपने इसको करना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना। ओके हो गया जी। ये था सिंपल आपका आइजा 230। अब आ जाएंगे आइजा 530 के ऊपर। सैम्पलिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैट के अंदर, स्टैट्स में आई बिलीव सैम्पलिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो आइजा 530 को भी देखते हैं। जिन लोगों को स्टैट्स अच्छी आती है उनके लिए तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो नहीं भी आती उनके लिए भी बेसिक ही हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सैम्पलिंग से मुराद वही देखें बात है कि आपने पॉपुलेशन है, आप 100% नहीं कर सकते ऑडिट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एब्सोल्यूट ऑडिट। आप तो सिंपल कर रहे हैं रीजनेबल। रीजनेबल से क्या मतलब है, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। ये पढ़ा हुआ ना हमने कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है लेकिन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं है। तो भाई हमें 100% तो नहीं देखना, हमने ऑब्वियसली कम देखना है। तो कम देखने को हम फिर किस बेस पे करेंगे, सैंपल बेस पे करेंगे। अगर हम दिल अपने जो भी दिल कर रहा है ये उठा लो ये उठा लो ये उठा लो, तो ये मुनासिब नहीं है। ये भी एक तरीकाकार वैसे है प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे, बट दैट्स नॉट अ रीजनेबल अप्रोच। रीजनेबल अप्रोच क्या, प्रॉपर सैम्पलिंग की जाए। सैम्पलिंग आपकी क्या होती है कि जो पॉपुलेशन है, जो टोटल आपका वॉल्यूम है, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। पॉपुलेशन में से हर यूनिट को, हर आइटम को, हर ट्रांजेक्शन को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्योर स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक सैम्पलिंग। इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। अगर आप ये कहें कि 5 लाख से नीचे वाली कोई भी आइटम नहीं मैंने देखनी, अगर तो वो ट्रिवियल थ्रेशोल्ड है फिर तो आप ना देखें। याद करें हमने प्लानिंग आइजा 320 के अंदर मटेरियलिटी के अंदर बात की थी कि एक ट्रिवियल थ्रेशोल्ड होता है कि यार ये इतनी छोटी सी अमाउंट है इसको मैं देखना नहीं पसंद करता, फिर तो एक अलग सीन। लेकिन अगर वो ट्रिवियल थ्रेशोल्ड भी नहीं है लेकिन आपने सोचा कि यार बड़ी बड़ी देखते हैं ना, देखना तो 20% ही है, छोटी चीज़ों क्यों देखना, देखें ये गलत है, ये नहीं आपने करना। क्योंकि फिर वो छोटी जो अमाउंट्स हैं अगर वो ट्रिवियल थ्रेशोल्ड से आउट है, मतलब बाहर है, मतलब ऊपर है, तो उनको भी तो वही टेस्ट करना है ना आपने। हो सकता है उनके अंदर मसाइल हो, तो आपने इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन देना है पॉपुलेशन को, ठीक है। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, सैम्पलिंग रिस्क सिंपल बात है। पहले पुराने वाले रिस्क दो मैं आपको याद करता हूँ, या आपको खुद ही माइंड में आ जाएगा। ऑडिट रिस्क क्या था, ऑडिट रिस्क ये था कि ऑडिटर कहता है कि यार मुझे ये रिस्क है, मुझे ये डर है कि मैं किसी गलत नतीजे पर ना पहुंच जाऊं, मैंने ओपिनियन कोई और देना, मैं कुछ और ओपिनियन ना दे बैठूं, ये मेरा ऑडिट रिस्क है। फिर एक हमने पढ़ा डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर कहता है मुझे डर है कि कोई मिसस्टेटमेंट रह ना जाए डिटेक्ट होने से, मुझे ये डर है, यही है ना। कंट्रोल रिस्क क्या है कि यार कोई चीज़ है वो कंट्रोल उसको कंट्रोल मतलब लैप्स कर जाएंगे वहां पे, कंट्रोल की नॉन कंप्लायंस, कंट्रोल की डेविएशन हो जाएगी, ये रिस्क है। बात आ रही समझ, मतलब इस तरह। तो सैम्पलिंग रिस्क पे क्या हुआ, ऑल्टर कहता है भाई मुझे ये रिस्क है कि कोई चीज मेरे सैंपल के अंदर ना आए,
ठीक है। हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे सैंपल में ना आए जिसकी वजह से मैं किसी एरोनियस ओपिनियन के ऊपर, किसी गलत नतीजे के ऊपर मैं ना पहुंच जाऊं। जैसे कि मिसाल देख रहे हैं, मिसाल से आपको समझ आ जाएगी। इन केस ऑफ टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में, दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, क्योंकि मैंने सैम्पलिंग सही नहीं की तो मुझे लग रहा है कि भाई कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, हालांकि वो इतने इफेक्टिव नहीं है। या मुझे ये लग रहा है कि भाई कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं, हालांकि वो इफेक्टिव हैं। लेट्स से मिसाल ले लें कि मैंने कंट्रोल इतने कम टेस्ट किए कि उन्हीं में कोई मसला निकल आया एक दो में, और मैंने सिर्फ इसकी बेस पे कह दिया जी पूरे के पूरे कंट्रोल ही फारिग है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यार अगर सैम्पलिंग ज्यादा होती, बाकियों में मसला ही ना होता, सिर्फ ये इस वाले हिस्से के अंदर मसला होता। या दूसरी बात वही कि भाई मैंने क्योंकि सैम्पलिंग कम ली है वो सारी सही निकल आई है, अब मैंने इस बेस पे क्या कहा है, सारे कंट्रोल्स ही ठीक हैं, लेकिन हो सकता है यार थोड़े से मैं और टेस्ट करता तो कंट्रोल वीक वाले भी नजर आए थे। और इसी तरह में स्टेटमेंट में भी यही सिस्टम है, टीओडी के केस में भी। ठीक है, तो सैम्पलिंग में भाई रिस्क तो हमेशा ही होगा ना, जब आप 100% चीज़ नहीं चेक करेंगे तो हमेशा आपको एक रिस्क तो होगा, या कुछ ना कुछ मिस हुआ है तो कहीं कुछ रह ना गया हो। एक बात दोबारा मैं आपको एक और चीज़ से लिंक इसको करवाता हूँ। देखिए ये होती है रीजनेबल शो है, इसमें तो स्टिल हमको 20, 25, 30% जो भी हमारे रिस्क असेसमेंट के मुताबिक बनता है, ये जो हमने परसेंटेज चूज करनी होती है ना कि रेवेन्यू में से 20% देखें, एक्सपेंस में से फलां देखें फलां, ये बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट एंड देन आवर रिस्क असेसमेंट, जो हमने रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की है हर एरिया के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसकी बेस पर मटेरियलिटी डिफाइन की, फिर हमने वहाँ से देखा गया अच्छा ये इस एरिया में इतना रिस्क भी नहीं है, तो फिर मेरी क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल जो मेरी फर्म का है एज पर आइजा 220 वो मुझे ये कहता है कि यार चलो 30% देख लो अगर इतना का रिस्क है, अच्छा अगर इतना रिस्क है 20% देख लो, आधी बात है। रीजनेबल में फिर भी कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन रिव्यू के अंदर हम बिल्कुल ही कम कर देते हैं स्कोप को, ऐसी है ना जो लिमिटेड इंश्योरेंस होती है। इसलिए वहां पर फिर हम लाइन भी क्या यूज करते हैं, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि भाई हमें तो कुछ नहीं नजर आया ऐसा। वो हम भला क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई हमारी सैम्पलिंग कम होती है, हमारा रिस्क उधर ज्यादा होता है। रीजनेबल इंश्योरेंस के अंदर भी रिस्क है सैम्पलिंग का, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस के अंदर होगा उसके अंदर कोई नहीं है भाई, 100% चीजें चेक की हैं। अब तो हमारी नालायकी है अगर हम कोई चीज मिस कर जाए, सैम्पलिंग का रिस्क है, क्योंकि सैम्पलिंग ही नहीं है तो सैम्पलिंग का रिस्क कहाँ से होना है। रीजनेबल इंश्योरेंस के अंदर अच्छा खासा रिस्क है, रिव्यू के अंदर तो बेतहाशा रिस्क है, क्योंकि आपने बिल्कुल इतनी सी चीजें देखी हैं, इतनी सी चीजों के अंदर जो है आपका सारी चीजें आप कवर नहीं भी कर सकते, तो देयर इज अ ह्यूज सैम्पलिंग रिस्क। बात आ गई समझ। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क से मुराद सिंपल सी बात है कि यार मैं गलत कंक्लूजन पे तो पहुंचूंगा, लेकिन उसकी वजह सैम्पलिंग नहीं होगी, कुछ और वजह होगी। मतलब सैम्पलिंग मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टिल मैं गलत कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ। हो सकता है कि भाई मैंने ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं सही वाला परफॉर्म किया, हो सकता है कि किसी ऑडिट एविडेंस को मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया, मैं समझा ही नहीं उसको। ठीक है, तो ये मतलब किसी और वजह से भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा सैम्पलिंग की वजह से गलत नतीजा पे जाना है, और भी बड़ी चीजों में रहती है। क्लियर है बात। देन वर्ड है एनॉमली। एनॉमली से मुराद क्या है? एनॉमली से मुराद है कि मिसस्टेटमेंट और डेविएशन। डेविएशन वर्ड यूज होगा कंट्रोल अगर वीक है, तो हमने पहले भी वर्ड यूज किया है। और मिसस्टेटमेंट का आपको पता है कि अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज के मुताबिक काम नहीं किया, अकाउंटिंग पॉलिसी ही गलत है, डिस्क्लोजर नहीं दिए हुए, तो उसको मिसस्टेटमेंट कहते हैं। और स्कोप लिमिटेशन क्या था कि एविडेंस ही नहीं मिला, उसको स्कोप लिमिटेशन कहते हैं। अच्छा यहाँ पे है कि अगर मिसस्टेटमेंट या डेविएशन दैट इज डेमोस्ट्रेबली नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट्स और डेविएशन इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रही, ठीक, उसको हम एनॉमली कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अगर कंट्रोल्स को हमने टेस्ट किया है तो उसके अंदर हमने काफ़ी कंट्रोल्स टेस्ट किए हैं, लेकिन सिर्फ एक उसके अंदर डेविएशन, एक मसला नजर आया। अब वो जब हमने मसला देखा है तो हमें समझ आई है कि यार इस तरह की ट्रांजैक्शन ही पूरे साल के अंदर एक हुई थी, और छोटी सी ट्रांजैक्शन थी, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई थी, हम इसको क्या बोलेंगे? एनॉमली है भाई। पॉपुलेशन में तो है ही नहीं ये चीज़, रिप्रेजेंट नहीं ना पॉपुलेशन को कर रही। इस तरह हम अगर मिसस्टेटमेंट की बात करें तो एक ऐसी मुझे मिसस्टेटमेंट नजर आ गई है जो पॉपुलेशन के अंदर उसका इफेक्ट ही नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव उसकी नहीं है। क्योंकि देखिए जब आपने सैंपल चूज करना है तो सैंपल के अंदर इस तरह की भी आइटम्स आती हैं जो शायद एक आधी हो, वन हो, एक दो ही हो, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही ना करनी हो, तो वहां पर फिर आप उसको क्या कहेंगे? एनॉमली कहेंगे। लेकिन ये भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट भी होगी, और मजीद आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस चीज की, उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या वो एनॉमली थी या वो असल वाली मिसस्टेटमेंट या कंट्रोल डेविएशन थी। ओके, एनॉमली होगी उसको साइड कर देना। सैम्पलिंग यूनिट हर आइटम जो पॉपुलेशन के अंदर, मतलब हर ट्रांजेक्शन को कहेंगे। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या है जी, जिसके अंदर एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम, और रैंडम हो, तरतीब में ना हो, मतलब कोई रैंडम कहीं से कहीं से कहीं से। एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को आप, प्रोबेबिलिटी का आपको पता होगा ना कि चांस ऑफ अकरेंस हर किसी को कोई ना कोई दे देना।
परसेंटेज देके उस हिसाब से आपने किया हो, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल क्या, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, बस जजमेंटल सैम्पलिंग है। यार बड़ी बड़ी आइटम्स उठा लो, चलो संडे वाली ट्रांजेक्शन उठा लो सारी, अच्छा चलो वेडनेसडे वाली उठा लो, ऐसे करो यार। जो मंथ एंड होता है ना, वो 5-5 आखिरी ट्रांजेक्शन है वो देख लो। ये आपकी जजमेंटल या नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, पॉपुलेशन को मजीद कैटेगरीज में नीचे डिवाइड कर देना। आपने कहा भी ये पॉपुलेशन है, रेवेन्यू है, सारा रेवेन्यू लेट से 50,000 आइटम्स है, 50,000 ट्रांजेक्शन है, 50,000 को सारी में से देखने के बजाय पहले आपने कहा इसको स्ट्रेटिफाई करो। आप ऐसे करो यार, 0 से लेकर लाख वाली ट्रांजेक्शन अलग कर दो, लाख से 2 लाख वाली अलग, 2 लाख से 3 लाख वाली, 4 लाख से 5 लाख, मतलब इस तरह करके आपने कर लिया। अब आपको नजर आ गया अच्छा 0 से लेकर लाख वाली 50,000 में से 25,000 तो वही निकल आई है, अच्छा लाख से 2 लाख वाली 12,000 निकल, इस तरह, ठीक है। अब उसके ऊपर जब आप मजीद फिर सैम्पलिंग करोगे वो आपको ज्यादा एविडेंस मिलेगा। अदरवाइज अगर आप 50,000 में से ही सैम्पलिंग कर देते तो हो सकता है कि भाई वो ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन है वो 0 से लेकर लाख वाली में आए थे, क्योंकि बड़ी वो है ना 25,000 तो वही पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि वो ज्यादातर उसी में से आए थे, तो बाकी पॉपुलेशन तो ऐसी रह नहीं थी। इसलिए पहले आप उसको स्ट्रेटिफाई करें, ग्रुप बनाएं, ग्रुप का मजीद ग्रुप भी बना सकते हैं, उसका मजीद भी बना सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी तरह वर्किंग करना चाहते हैं, ताकि हर जगह से कुछ ना कुछ तो मिले ना आपको। देन एक होती है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट और एक होती है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से मुराद क्या है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई मतलब मटेरियलिटी एक्सीड नहीं कर रही वो चीज़ आइदर 320 के मुताबिक, तो टॉलरेट आप कर देते हैं, चलो खैर है इतनी मिसस्टेटमेंट निकल आई है, कोई मसला नहीं। मतलब जब आपने सैम्पलिंग की होगी उसके ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए और एविडेंस मिला, आपको मिल गया यार ये मिसस्टेटमेंट है। अब वहां पर आपने देखना है कि क्या यार मेरी प्लानिंग मटेरियलिटी को या मेरी जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के करीब तो नहीं पहुंच गई। अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को वो टच कर रही है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आपको याद होगा उसका मकसद ये था कि प्लानिंग मटेरियलिटी से पहले आप एक माइलस्टोन रखना चाह रहे हैं कि भाई अगर ये भी टच होने लग गया तो मैं मजीद अलर्ट हो जाऊंगा। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की अमाउंट तक की मिसस्टेटमेंट आ गई है, इसका क्या मतलब है कि भाई आपका ये टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट नहीं रही, अब आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो लेवल होता है ना कि जहां तक आप इग्नोर कर देंगे टॉलरेट करेंगे उसको कहते हैं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। दूसरे में टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इसमें भी ऑब्वियसली एक आपने रेट तय किया होगा कि यार अगर मैं कंट्रोल्स टेस्ट करूंगा अपनी रिस्क असेसमेंट के मुताबिक डिफरेंट होगा सबका, सही है, जो भी आपका तरीकाकार। आप यार 12% अगर मसला निकला है चलो ये टॉलरेबल है, 5% निकल है टॉलरेबल है, या अगर आप फिगर वाइज चलना चाह रहे हैं ट्रांजेक्शन वाइज, आप यार 10 में से 3 ट्रांजेक्शन निकल आई टॉलरेबल है, इससे ऊपर मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, इसका मतलब है कंट्रोल वीक है, ठीक है। नीचे आ गया सैंपल डिजाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। आपने भाई ऑडिटर जो है उसने 530 के मुताबिक जब भी आपका सैंपल को डिजाइन करना है, डिजाइन से मुराद क्या है कि सैंपल किस तरह का हो, किन किन चीजों को मैं देखूं, उसको डिजाइन कहते हैं, ठीक है। कितना सैंपल हो कंसीडर द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। पहले तो देखें भाई आपका प्रोसीजर का मकसद क्या है, क्यों आप प्रोसीजर परफॉर्म करना चाह रहे हैं और कौन सी पॉपुलेशन में से आप सैंपल लेना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से देखें। डिटर्मिन सैंपल साइज, फिर आप एक सैंपल साइज डिटर्मिन करें कि भाई मैंने कितनी आइटम्स, परसेंटेज भी देख सकते हैं और आइटम्स भी देख सकते हैं, अगर इन्हें 100 आइटम्स देखनी है, 18 आइटम्स देखनी है, 25 आइटम्स देखनी है, ये किस बेस पे निकलना है, इनको आपने देखना है। अच्छा अब ये बेसिस है सारी, आमतौर पे जब आपके क्वालिटी कंट्रोल बने होते हैं ना फर्म के अंदर, उसके अंदर सारा कुछ होता है कि यार अगर इतना रिस्क होगा, इतनी मटेरियलिटी होगी तो मैं ये परफॉर्म करूंगा, इतने आइटम्स देखूंगा, ठीक है। जो बड़ी फर्म्स हैं उनके पास तो ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आपने सिंपल ट्रांजेक्शन डालनी है, वो सारी की सारी सैम्पलिंग आपको करके देगा, स्ट्रेटिफिकेशन भी करेगा, सैम्पलिंग भी करेगा, स्टैटिस्टिकली वो आपको निकाल के दिखा देगा कि भाई इतने सैंपल साइज लें, ये फला फला मेरे मुताबिक देख लें। बाकी आप मिक्स भी कर सकते हैं, मतलब स्टैटिस्टिकल भी यूज करें, नॉन स्टैटिस्टिकल भी कर लें, साथ ही कुछ प्रोफेशनल जजमेंट भी कर लें, मिक्सचर भी चल सकता है चीज़ों में, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। अब ये है कि भाई आपने कौन सी सैम्पलिंग यूज करनी है, स्टैटिस्टिकल करनी है, नॉन स्टैटिस्टिकल करनी है, ये देखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके कुछ फायदे नुकसान लिखे हुए हैं, जनरल सी चीज़ें